नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। करंट अफेयर्स के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज की क्लास में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य को कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। आज का जो सबसे पहला टॉपिक है वो है एविएशन गैस का निर्यात। याद रखिएगा, भारत में पहली बार इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन अर्थात आईओसी ने विमानन ईंधन का निर्यात शुरू कर दिया है। और ये जो विमानन ईंधन है इसकी ज़रूरत छोटे विमानों और मानव रहित हवाई विमानों अर्थात यूएवी को उड़ाने में होगी। यहाँ पर अगर हम बात कर लें इस विमानन गैस के नाम की, तो याद रखिएगा इसका नाम है एवी गैस 100 LL। यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा कि पहली बार इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने 80 बैरल एविएशन गैस का पहला माल जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट अर्थात JNPT के माध्यम से पापुआ न्यू गिनी के लिए भेजा है और प्रत्येक बैरल में 16 किलोलीटर एविएशन गैस की क्षमता है। याद रखिएगा, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने सितंबर 2022 में विमानन ईंधन का उत्पादन शुरू किया था। अब यहाँ पर अगर हम इसकी बात करें क्षमता की, तो आईओसी भारत में ईंधन निर्माता एकमात्र है और इसके संयंत्र की जो वार्षिक क्षमता है वो है 5000 टन। अगर हम इसकी उपयोगिता की बात करें तो याद रखिएगा, इस गैस के स्वदेशी उत्पादन से न केवल विदेशी मुद्रा बचाने में मदद मिलेगी, बल्कि जो नए पायलटों के लिए घरेलू उड़ान स्कूलों में जो प्रशिक्षण दिया जाता है उसमें भी काफी बचत होगी। क्लियर है? अगला देखिए, अगला टॉपिक है आंध्र प्रदेश की नई राजधानी विशाखापत्तनम। याद रखिएगा, 31 जनवरी 2023 को मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने यह घोषणा की कि आंध्र प्रदेश की नई राजधानी विशाखापत्तनम होगी। इससे पहले आंध्र प्रदेश की राजधानी के लिए 3 विकल्प पर विचार किया गया, जिसमें कुर्नूल है, मौजूदा राजधानी अमरावती और विशाखापत्तनम। यदि हम विशाखापत्तनम के बारे में बात करें तो विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश का सबसे बड़ा और सर्वाधिक आबादी वाला शहर है। यदि हम इसके बैकग्राउंड को देखें तो आप सभी को पता है कि 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना राज्य का गठन किया गया था और इसकी राजधानी बनी थी हैदराबाद। और अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री थे चंद्रबाबू नायडू और उन्होंने 2015 में अमरावती को आंध्र प्रदेश की नई राजधानी बनाई थी। उसके बाद 2020 में आंध्र प्रदेश में 3 राजधानी शहर बनाए जाने की घोषणा की गई, जिसमें कार्यपालिका के लिए विशाखापत्तनम, विधायिका के लिए अमरावती और न्यायपालिका के लिए कुर्नूल को चुना गया था। क्लियर है? तो याद रखेंगे, आंध्र प्रदेश में नई राजधानी विशाखापत्तनम की घोषणा कर दी गई है। अगला टॉपिक है निजी टीवी चैनलों पर 30 मिनट की छूट। अब यहां पर जरा समझ लीजिए कि निजी टीवी चैनलों पर 30 मिनट की छूट किस संदर्भ में दी गई। तो यहां पर एक बात याद रखिएगा कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने पिछले वर्ष नवंबर में निजी टीवी चैनलों को नए सेवा दायित्वों के तहत सार्वजनिक महत्व के और साथ ही साथ सामाजिक प्रासंगिकता रखने वाले 8 विषयों के तहत प्रतिदिन 30 मिनट की सामग्री को प्रसारित करने के लिए कहा था। अब इसके अंतर्गत 30 जनवरी 2023 को केंद्र सरकार ने कुछ छूट की घोषणा की है। क्लियर है? इस छूट की घोषणा के तहत कहा गया कि जो निजी प्रसारक हैं उनके द्वारा प्रसारित 30 मिनट की दैनिक अनिवार्य सार्वजनिक सेवा को अन्य टीवी चैनलों के द्वारा प्रसारित कार्यक्रम में शामिल किया जा सकता है। और दूसरी बात यह ध्यान रखिएगा कि ये जो सार्वजनिक सेवा प्रसारण सामग्री है ये लगातार 30 मिनट की नहीं होगी, इसे छोटे छोटे स्लॉट में तैयार किया जा सकता है। क्लियर? तो इतनी बात को आप यहां पर ध्यान में रखेंगे इसके तहत। और याद रखिएगा, इसके तहत जो राष्ट्रीय महत्व और प्रासंगिक सामाजिक विषय हैं इस सूची में जल संरक्षण और आपदा प्रबंधन जैसे विषय को भी जोड़ा गया है। क्लियर? अगला टॉपिक देखिए, अगला टॉपिक है निष्क्रिय इच्छा मृत्यु के नियम में बदलाव। यहां पर सबसे पहले तो यह समझना आवश्यक है कि निष्क्रिय इच्छा मृत्यु क्या होती है। तो सबसे पहले यह समझिए कि निष्क्रिय इच्छा मृत्यु क्या है। तो निष्क्रिय इच्छा मृत्यु से तात्पर्य है कि किसी व्यक्ति को मरने की अनुमति देने के उद्देश्य से चिकित्सा उपचार को रोकने या वापस लेने का कार्य। याद रखिएगा, 2018 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक आदेश दिया और उस आदेश में कहा गया कि निष्क्रिय इच्छा मृत्यु वैध है। क्यों? क्योंकि ये एक लिविंग विल का विषय है। याद रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय ने विशेष रूप से कहा कि मृत्यु की प्रक्रिया में गरिमा अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का एक हिस्सा है। क्लियर है? यदि हम वैश्विक परिदृश्य में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को देखें तो नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, बेल्जियम, इन देशों में किसी भी ऐसे व्यक्ति जो कि असहनीय पीड़ा का सामना कर रहा है, उसे स्वास्थ्य में सुधार की कोई संभावना नहीं है, तो उस व्यक्ति को इच्छा मृत्यु या सहायता प्राप्त आत्महत्या दोनों की अनुमति देते हैं। क्लियर है? तो यहां पर आप समझ गए होंगे कि निष्क्रिय इच्छा मृत्यु क्या है। अब इस निष्क्रिय इच्छा मृत्यु के नियम में क्या बदलाव हुए हैं इसको आप समझ लीजिए। तो यहां पर आपको सबसे पहले यह ध्यान रखना है कि भारत की सर्वोच्च न्यायालय ने निष्क्रिय इच्छा मृत्यु के नियम में बदलाव किया और इसका प्राथमिक उद्देश्य इसे आसान बनाने के साथ ही साथ कम समय लेने की प्रक्रिया बनाना है। याद रखिएगा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि लिविंग विल के प्रमाणित करने या प्रति हस्तांतरित करने के लिए न्यायिक मजिस्ट्रेट की आवश्यकता खत्म की और उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति के लिए वैध वसीयत बनाने हेतु
नोटरी या राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापन पर्याप्त माना जाएगा। यानी आपको न्यायिक मजिस्ट्रेट से ही उस पर अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। यदि आपने नोटरी या राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापन करा लिया है तो वो वसीयत वैध मानी जाएगी। क्लियर है? अब यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार लिविंग बिल को संबंधित जिला न्यायालय की निगरानी में रखने के बजाय यह दस्तावेज राष्ट्रीय स्वास्थ्य डिजिटल रिकॉर्ड का हिस्सा होगा, जिसे देश के किसी भी भाग में अस्पतालों और डॉक्टरों के द्वारा एक्सेस किया जा सकता है। यहां पर एक बात और याद रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि यदि अस्पताल का मेडिकल बोर्ड चिकित्सा उपचार वापस लेने की अनुमति देने से इनकार करता है तो ऐसी कंडीशन में रोगी के परिवार के सदस्य संबंधित उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकते हैं और अंतिम निर्णय लेने के लिए चिकित्सा विशेषज्ञों का एक नया बोर्ड नियुक्त करने का कार्य करेगा। क्लियर है? इतनी बात आप यहां पर निष्क्रिय इच्छा मृत्यु के नियम के बदलाव के अंतर्गत याद रखेंगे। अगला देखिए, भारतीय मोटा अनाज अनुसंधान संस्थान। याद रखिएगा, बजट 2023-24 में भारत को श्री अन्न के लिए वैश्विक केंद्र बनाने के उद्देश्य से हैदराबाद के भारतीय मोटा अनाज अनुसंधान संस्थान को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे यह संस्थान सर्वश्रेष्ठ कार्यप्रणालियों, अनुसंधान और प्रौद्योगिकियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साझा कर सके। यहां पर आपको मुख्य रूप से दो बातें ध्यान में रखनी है। सबसे पहली बात तो यह कि भारतीय मोटा अनाज अनुसंधान संस्थान कहां पर है? हैदराबाद में। और इसे उत्कृष्टता केंद्र के रूप में बढ़ावा किस उद्देश्य से दिया जा रहा है? तो उसका उद्देश्य है भारत को श्री अन्न के लिए वैश्विक केंद्र बनाना। और इसका उल्लेख किस बजट में है? तो याद रखिएगा 2023-24 में। अगला देखिए, यहां पर एक बात याद रखिएगा कि वर्ष 2023 में अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष मनाने के भारत के प्रस्ताव को 2018 में खाद्य एवं कृषि संगठन अर्थात FAO के द्वारा अनुमोदित किया गया था। और आप सभी जानते हैं कि 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि भारत ने 2018 में बाजरा के राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाया था। यदि हम मोटे अनाज की बात कर लें तो मोटे अनाज के अंतर्गत ज्वार, बाजरा, मक्का, जौ, फिंगर बाजरा और अन्य कुटकी जैसे कोदो, फॉक्सटेल, प्रोसो, बार्नयार्ड, ये सभी इसमें आते हैं। क्लियर है? अगला देखिए, अगला टॉपिक है हाइफा बंदरगाह। याद रखिएगा, अडानी समूह ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की मौजूदगी में हाइफा बंदरगाह का 1.2 अरब डॉलर में अधिग्रहण किया है। और इस सौदे के तहत अडानी समूह तेल अवीव में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब स्थापित करेगा। क्लियर है? यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि इस कंसोर्टियम में भारतीय भागीदारी की जो हिस्सेदारी होगी वो 70% की होगी और इजराइल साझेदार गैडोट की जो हिस्सेदारी होगी वो 30% की होगी। क्लियर है? अगला टॉपिक है ओडेसा शहर। देखिए, जो ओडेसा शहर की जिसकी चर्चा हो रही है, ये शहर यूक्रेन का एक ऐतिहासिक शहर है। क्लियर है? और यूक्रेन की इस ऐतिहासिक शहर ओडेसा को यूनेस्को ने खतरे में विश्व विरासत स्थल के रूप में नामित किया है। याद रखिएगा, पेरिस में एक समिति की बैठक के दौरान इस ओडेसा शहर को खतरे के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अब यह प्रश्न उठता है कि जब हम ओडेसा शहर को खतरे के रूप में वर्गीकृत करते हैं तो इससे ओडेसा शहर को लाभ क्या मिलेगा? तो याद रखिएगा, इस सूची में आने के बाद ओडेसा शहर पर रूस के द्वारा किए जाने वाले आक्रमण को रोकने का एक दबाव बनेगा, जिससे शहर को धन और तकनीकी की सहायता के लिए बेहतर पहुंच हो पाएगी। क्लियर है? अगला टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। याद रखिएगा, कांगो गणराज्य के राजदूत रेमंड सरजीबाले ने दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन समझौते पर हस्ताक्षर किया है। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य अल्जीरिया के बाद अफ्रीका का दूसरा सबसे बड़ा देश है और इसकी राजधानी कहां पर है? किंशासा। क्लियर है? तो यह भी बात ध्यान में रखेंगे। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की बात कर लें जिसमें कांगो गणराज्य शामिल हो गया है, इस अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो गठन है वो 2015 में हुआ। भारत और फ्रांस के द्वारा इसे स्थापित किया गया और इसका उद्देश्य था सौर ऊर्जा तक पहुंच को सुविधाजनक बनाना। आप सभी को पता है कि इसकी स्थापना 30 नवंबर 2015 को हुई और किस सम्मेलन के दौरान? तो COP21 के दौरान इसको स्थापित किया गया था। यह भी बात ध्यान रखेंगे, कई बार यह पूछा जा चुका है। अगला देखिए, यहां पर एक बात याद रखिएगा, ये जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है इसे वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड को लागू करने के लिए इसे स्थापित किया गया। इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है और इस संगठन में कुल 112 देशों ने ISA फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर किए हैं और 92 देशों ने इसकी पुष्टि की है। क्लियर है? अगला टॉपिक है माइक्रोसॉफ्ट का प्रोजेक्ट एलोरा। याद रखिएगा, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा प्रोजेक्ट एलोरा प्रारंभ किया गया है। अब यह प्रश्न उठता है कि ये जो प्रोजेक्ट एलोरा है इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य भारतीय स्थानीय भाषाएं जैसे गोंडी, मुंडारी, ये ऐसी छोटी छोटी भाषाओं को डिजिटल दुनिया में प्रवेश कराना और इनके प्रयोग को बढ़ावा देना, ये मूल उद्देश्य है प्रोजेक्ट एलोरा का, जिसको शुरू किसने किया है? माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। यदि हम एलोरा के फुल फॉर्म को देखें तो इसका फुल फॉर्म है इनेबलिंग लो रिसोर्स लैंग्वेजेस। इनेबलिंग लो रिसोर्सेज लैंग्वेज। क्लियर है?
याद रखिएगा, माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च MSR ने मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में करीब 30 लाख वक्ताओं के साथ गोंडी एवं झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में बोली जाने वाली मुंडारी के साथ साथ अरुणाचल प्रदेश की इडू मिसमी भाषा को चुना है। क्लियर है? तो याद रखेंगे, ये जो माइक्रोसॉफ्ट का प्रोजेक्ट एलोरा है, इसके तहत जो मुख्य भाषाएं चुनी गई हैं वो कौन कौन सी हैं? गोंडी है, मुंडारी है और इडू भाषा है, इडू मिसमी भाषा है। क्लियर है? अगला देखिए, अगला है भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन। याद रखिएगा, भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन दिसंबर 2023 तक संचालित होगी। इसे भारत में ही डिजाइन और निर्मित किया जाएगा। यदि हम भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन के नाम की बात कर लें तो इसका नाम वंदे भारत की तर्ज पर वंदे मेट्रो रखा गया है। यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि केंद्र सरकार के द्वारा जो 2023-24 का बजट प्रस्तुत किया गया, उसमें भारतीय रेलवे के लिए अब तक का सबसे अधिक धन आवंटन किया गया है। कितने का? 2.41 लाख करोड़ रुपए का। क्लियर है? यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि जो भारतीय रेलवे दिसंबर 2023 तक अपनी पहली हाइड्रोजन ट्रेन का संचालन करेगा, वो अपने नैरो गेज विरासत मार्गों पर करेगा। देखिए, यहां पर ये जो गेज प्रणाली है, इसका मतलब क्या है कि दो पटरियों के बीच में दूरी से इसका संदर्भ है। याद रखिएगा, जो ब्रॉड गेज का आपने नाम सुना होगा, इसका मतलब ये होता है कि जो मानक गेज है उससे बड़े गेज को कहा जाता है ब्रॉड गेज। और जो ब्रॉड गेज में दो पटरियों के बीच में दूरी होती है वो होती है 1676 mm। क्लियर है? यदि आप इसको फीट में देखेंगे तो 5 फीट 6 इंच होता है। और जो आपका मानक गेज होता है ये होता है 1435 mm। और अगर इसको फीट में देखा जाए तो ये 4 फीट 8 सही 1/2 इंच के बराबर होता है। क्लियर है? तो ये भी बात आप ध्यान में रखेंगे। और जो नैरो गेज होता है वो सबसे कम दूरी का होता है। ये आप देखेंगे तो 762 mm अर्थात 2 फीट 6 इंच का, और 610 mm अर्थात 2 फीट की दूरी का ये होता है। क्लियर है? तो इस बात को भी ध्यान में आप यहां पर रखेंगे। अगला जो टॉपिक है, सर्वोच्च न्यायालय का पहला स्थापना दिवस। याद रखिएगा, 4 फरवरी 2023 को 73 वर्षों में पहली बार सुप्रीम कोर्ट का स्थापना दिवस मनाया गया। इस कार्यक्रम में सिंगापुर के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सुंदरेश मेनन, जो कि भारतीय मूल के ही न्यायाधीश हैं, उनको मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया गया था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है कि सर्वोच्च न्यायालय के पहले स्थापना दिवस के तौर पर मुख्य अतिथि के तौर पर किसे बुलाया गया था? तो सिंगापुर के मुख्य न्यायाधीश, जिसका नाम क्या है? जस्टिस सुंदरेश मेनन। क्लियर है? अगला देखिए, यहां पर याद रखिएगा, ये जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना दिवस की शुरुआत है, ये शुरुआत DY चंद्रचूड़ साहब ने की। और अगर हम बात कर लें सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की, तो सर्वोच्च न्यायालय का अस्तित्व 28 जनवरी 1950 को हुआ था। अगला देखिए, अगला है विश्व की पहली लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी। याद रखिएगा, 1921 में रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित विश्व भारती विश्वविद्यालय को यूनेस्को द्वारा विश्व का पहला लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान किया गया है। याद रखिएगा, सामान्यतः विरासत का जो टैग है वो अमूर्त स्मारक को दिया जाता है, परंतु विश्व में पहली बार किसी मूर्त विश्वविद्यालय को यूनेस्को से विरासत का टैग मिलने जा रहा है। क्लियर है? अगला देखिए, याद रखिएगा, विश्व भारती विश्वविद्यालय भारत में पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन में स्थित है और इसकी स्थापना 1921 में की गई थी। अगला टॉपिक है तरल नैनो यूरिया उर्वरक संयंत्र। याद रखिएगा, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने झारखंड के देवघर जिले में 450 करोड़ रुपए की लागत वाली इफ्को नैनो यूरिया तरल उर्वरक संयंत्र की आधारशिला रखी है। याद रखिएगा, ये इफ्को की 5वीं उर्वरक इकाई है। ये जो इफ्को की नैनो यूरिया उर्वरक संयंत्र जो कि देवघर में स्थापित हो रही है, इससे सालाना 6 करोड़ नैनो यूरिया की बोतल का उत्पादन किया जाएगा। और इस उत्पादन से झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के किसानों को उर्वरक आपूर्ति में मदद मिलेगी। यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के कलोल में पहले लिक्विड नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किया था। अगला है लद्दाख का पहला जैव विविधता विरासत स्थल। याद रखिएगा, लद्दाख का जो पहला जैव विविधता विरासत स्थल है उसका नाम क्या है? यायात्सो झील। ये जो यायात्सो झील है ये 4820 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। अब ये प्रश्न उठता है कि यायात्सो झील को लद्दाख का पहला जैव विविधता विरासत स्थल किसके द्वारा घोषित किया गया? तो याद रखिएगा, चुमाथांग गांव की पंचायत जैव विविधता प्रबंधन समिति ने सिक्योर हिमालय परियोजना के साथ मिलकर जैव विविधता अधिनियम के तहत लद्दाख का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया। अब यहां पर चर्चा हुई है जैव विविधता अधिनियम की, तो यहां पर याद रखेंगे जैव विविधता अधिनियम कब का है? 2002 का। यहां पर एक चर्चा और हुई है सिक्योर हिमालय परियोजना की। अब यहां पर प्रश्न उठता है कि ये सिक्योर हिमालय परियोजना क्या है? तो संक्षेप में याद रखिएगा कि केंद्र सरकार की पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा इस सिक्योर परियोजना को शुरू किया गया, सिक्योर हिमालय परियोजना को, और इसे सहयोग मिला है UNDP का। और इस परियोजना का प्रारंभ 2017 में किया गया। ये एक 6 वर्षीय परियोजना है जो 2023 तक चलेगी। क्लियर है? तो इतनी बात आप सिक्योर हिमालय परियोजना के संदर्भ में भी याद रखेंगे। यहां पर याद रखिएगा, ये जो यायात्सो झील का एरिया है, यहां पर बड़ी संख्या में बार हेडेड गूंज,
काली गर्दन वाले क्रेन और ब्राह्मणी बत्तख जैसी पक्षियां और जानवर का आवास है। याद रखिएगा, भारत में काली गर्दन वाले क्रेन के उच्चतम प्रजनन स्थलों में से ये एक शामिल है। अगला टॉपिक है भारत ऊर्जा सप्ताह 2023। याद रखिएगा, 6 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में भारत ऊर्जा सप्ताह अर्थात IEW 2023 का उद्घाटन किया है। यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि ये जो भारत ऊर्जा सप्ताह है, ये 6 से 8 फरवरी 2023 तक आयोजित किया गया। और इस भारत ऊर्जा सप्ताह का उद्देश्य क्या था? तो ऊर्जा संक्रमण महाशक्ति के रूप में भारत की बढ़ती शक्ति को प्रदर्शित करना। यहां पर एक बात और याद रखिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडियन ऑयल की अनबॉटल्ड पहल के तहत वर्दी लॉन्च की है और ये वर्दी पुनर्नवीकरणीय PET बोतल से बनी हुई है। क्लियर है? अगला टॉपिक है व्यापार एवं प्रौद्योगिकी परिषद। याद रखिएगा, भारत और यूरोपीय संघ ने व्यापार एवं प्रौद्योगिकी परिषद अर्थात TTC के अंतर्गत 3 कार्य समूहों का गठन किया है। यहां पर आपको ये पता है कि अप्रैल 2022 में जब भारत की यात्रा पर यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष वर्सुला वॉन डेर लेयन आए थे, तो उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर TTC की शुरुआत की थी। यदि आपसे पूछा जाए कि पहली यूरोपीय संघ भारतीय मंत्री स्तरीय बैठक कब आयोजित होगी, तो याद रखिएगा इसे 2023 में आयोजित करने की योजना है। यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि TTC की मंत्री स्तरीय बैठकें 3 कार्य समूहों के प्रारंभिक कार्य पर निर्भर करेंगी। अगला टॉपिक है भारत का पहला हाइड्रोजन से चलने वाला ट्रक। याद रखिएगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने भारत का पहला H2ICE टेक्नोलॉजी से चलने वाला हाइड्रोजन ट्रक प्रस्तुत किया है। याद रखेंगे, रिलायंस ने बेंगलुरु में इंडिया एनर्जी वीक में इस हैवी ड्यूटी ट्रक को प्रस्तुत किया है। अगला देखिए, यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ट्रक को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये जो हाइड्रोजन इंटरनल कंबस्टन इंजन वाला जो ट्रक है जिसका नाम है H2ICE, ये 0 कार्बन उत्सर्जन करेगा और पारंपरिक डीजल ट्रक के बराबर परफॉर्मेंस करेगा, शोर कम करेगा और इसमें लागत भी कम आएगी। इतनी बात आप यहां पर ध्यान में रखेंगे। अगला टॉपिक है भारत का सबसे अधिक दुग्ध उत्पादन राष्ट्र बनना। याद रखिएगा, खाद्य एवं कृषि संगठन कॉर्पोरेट स्टैटिस्टिकल डेटाबेस अर्थात FAO STAT के रिपोर्ट के अनुसार भारत सबसे अधिक दुग्ध उत्पादन करने वाला राष्ट्र बना है। याद रखिएगा, भारत 2021-22 में वैश्विक दुग्ध उत्पादन में 22% का योगदान के साथ वो पहले स्थान पर है। भारत के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, पाकिस्तान और ब्राजील का स्थान है। यदि हम भारत के दुग्ध उत्पादन में पिछले 8 वर्षों के दौरान हुई वृद्धि को देखें, तो 2014-15 से 2021-22 के दौरान 51% की वृद्धि दुग्ध उत्पादन में दर्ज की गई है। 2021-22 में यह बढ़कर 22 करोड़ टन हो गई है। यदि हम उच्चतम दुग्ध अधिशेष वाले देश की बात कर लें, तो इसमें न्यूजीलैंड आता है, संयुक्त राज्य अमेरिका आता है, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और आयरलैंड आते हैं। यदि हम सबसे अधिक दूध की कमी वाले देशों की बात कर लें, तो इसमें इटली है, रूस है, मैक्सिको है, अल्जीरिया है और इंडोनेशिया है। क्लियर है? अगला टॉपिक है फोन पे से अंतरराष्ट्रीय UPI भुगतान। याद रखिएगा, फोन पे ने एक ऐसी सेवा की शुरुआत की घोषणा की है जिसके माध्यम से भारतीय उपयोगकर्ताओं को UPI अर्थात यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस का उपयोग करके विदेशी व्यवसायों को भुगतान करने में सक्षम बनाएगी। याद रखिएगा, वॉलमार्ट समर्थित वित्त ऐप फोन ऐप ने भारत में ऐसा करने वाला वो पहला ऐप होगा, इस प्रकार का दावा भी किया है। इस सुविधा के माध्यम से उपयोगकर्ता अपने भारतीय बैंक से विदेशी मुद्रा में सीधे भुगतान करने में सक्षम होगा। याद रखिएगा, दिसंबर 2015 में फोन ऐप को लॉन्च किया गया था। अगला टॉपिक है ग्लास इल्गू रेस्तरां जम्मू कश्मीर। याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर के हिल स्टेशन गुलमर्ग में बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच ग्लास इल्गू रेस्टोरेंट खुल गया है, जो कि पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बना है। यहां पर एक बात याद रखिएगा, ये जो अनोखा ग्लास इल्गू रेस्तरां गुलमर्ग में है, इसे गुलमर्ग के एक होटल कोला हुई ग्रीन हाइट्स के द्वारा विकसित किया गया है और ये होटल का दावा है कि ये घाटी का पहला ग्लास इल्गू रेस्टोरेंट है। अगला देखिए, अगला टॉपिक है नम्मा क्लिनिक बेंगलुरु। याद रखिएगा, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसव राज बोम्बई ने बृहट बेंगलुरु महानगर पालिका के महालक्ष्मीपुरा वार्ड में नम्मा क्लिनिक का शुभारंभ किया है। तो याद रखेंगे, नम्मा क्लिनिक किस राज्य में प्रारंभ किया गया? कर्नाटक राज्य में। और इसी के साथ साथ 107 क्लिनिकों को वर्चुअल रूप से शुभारंभ किया गया। अब ये प्रश्न उठता है कि ये जो नम्मा क्लिनिक है, इसके बनने का उद्देश्य क्या है? तो इसका मूल उद्देश्य है शहरी क्षेत्रों में एक ही छत के नीचे सार्वभौमिक और व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना, साथ ही साथ निवारक और उपचारात्मक स्वास्थ्य सेवाओं को एकीकृत करना और लोगों को उनके क्षेत्र में ही गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक देखभाल प्रदान करना। क्लियर है? इतनी बात आप यहां पर ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए, अगला टॉपिक है जम्मू कश्मीर में लिथियम के भंडार। याद रखिएगा, भारत में पहली बार
जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में लिथियम का भंडार मिला है। क्लियर है? यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण अर्थात जीएसआई ने रियासी जिले जम्मू कश्मीर में इसकी पहचान की है। इससे पहले कर्नाटक के मंड्या जिले में 1600 टन लिथियम का स्रोत मिला था। क्लियर है? तो याद रखेंगे इसको। अगला टॉपिक है एसबीआई द्वारा तीसरा विशेष स्टार्टअप शाखा का उद्घाटन। याद रखिएगा भारत में स्टार्टअप के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अर्थात एसबीआई के द्वारा गुरुग्राम में तीसरी समर्पित शाखा की स्थापना की गई। बेंगलुरु और मुंबई के बाद गुरुग्राम शाखा जो है ये भारत की तीसरी शाखा स्थापित की गई है, जिसका मूल्य $100 बिलियन या उससे अधिक है। याद रखेंगे ये कार्यालय स्टार्टअप के लिए वन स्टॉप शॉप के रूप में कार्य करेगा। यहां पर एक और महत्वपूर्ण बात है जो आपको ध्यान में रखना है कि गुरुग्राम स्टार्टअप शाखा ने आईआईटी दिल्ली, पूसा कृषि में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित स्टार्टअप हब है। इसी के साथ साथ फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर अर्थात FITT के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। क्लियर? यानी गुरुग्राम में जो ये एसबीआई का स्टार्टअप शाखा खोला जा रहा है, इसके लिए 3 लोगों के बीच में सहमति है, आईआईटी दिल्ली, पूसा और FITT के बीच में। क्लियर है? अगला देखिए, अगला टॉपिक है नकल विरोधी कानून 2023। याद रखिएगा उत्तराखंड में भारत का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू हो गया है। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने उत्तराखंड प्रतियोगी परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों का रोकथाम के उपाय अध्यादेश 2023 को मंजूरी दे दी है। अब इसमें देखिए कि इस अध्यादेश में क्या क्या प्रावधान किया गया है। सबसे पहले बात करते हैं नकल माफियाओं की। तो नकल माफियाओं को इसमें आजीवन कारावास या 10 वर्ष की जेल का प्रावधान है। इसी के साथ साथ 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाने का भी प्रावधान किया गया है। इसके अलावा नकल माफिया की संपत्ति को जब्त करने का भी प्रावधान है। अगर कोई छात्र परीक्षाओं में पेपर लीक करता है या नकल कर परीक्षा पास करता है तो उस छात्र पर 10 वर्ष का प्रतिबंध लगेगा और ऐसे छात्रों पर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई भी की जाएगी। क्लियर है? तो इन बातों को भी ध्यान में रखेंगे, ये उत्तराखंड में लागू हुआ। अगला टॉपिक है स्काई यूटीएम। अब यहां पर ये जो यूटीएम है इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म होता है अनमैन्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट। इसको हिंदी में कहते हैं मानव रहित यातायात प्रबंधन। याद रखिएगा भारत के केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री इनके द्वारा स्काई मानव रहित यातायात प्रबंधन प्रणाली का अनावरण किया गया, जिसे विश्व का सबसे अत्याधुनिक मानव रहित यातायात प्रबंधन प्रणाली के रूप में जाना जाता है। अब ये देखते हैं कि स्काई यूटीएम का उद्देश्य क्या है। याद रखिएगा इसे हवाई क्षेत्र में सभी ड्रोन, अन्य एरियल मोबिलिटी ऑपरेटर को स्थिति जन्य जागरूकता, स्वायत्त नेविगेशन, जोखिम मूल्यांकन एवं यातायात प्रबंधन प्रदान करने के लिए बनाया गया है। और यह मानव रहित हवाई वाहन अर्थात यूएवी के संचालन के 255 से अधिक मापदंडों को कैप्चर करके अपने ब्लैक बॉक्स में संग्रहित करता है, जो पूरी उड़ान का एक प्रकाशित व्यवस्थित विवरण है। यहां पर याद रखिएगा इस सिस्टम के माध्यम से प्रतिदिन 96,000 उड़ानें संभालने में ये सक्षम है। यूटीएम अर्थात अनमैन्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट एक क्लाउड आधारित ट्रैफिक प्रबंधन प्रणाली है। अगला टॉपिक है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। याद रखिएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के दौसा में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के 246 किलोमीटर लंबे दिल्ली दौसा लालसोट खंड को राष्ट्र को समर्पित किया है। याद रखिएगा इस खंड के निर्माण में 12,150 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आई है। यदि हम दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई की बात कर लें तो इसकी कुल लंबाई है 1386 किलोमीटर। याद रखिएगा इस बजट में अवसंरचना के लिए 10 लाख करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। अगर हम 2014 के बजट से तुलना करें तो ये 5 गुना ज्यादा है। अगला टॉपिक है अमृत पैक्स 2023 का उद्घाटन। याद रखिएगा 12 फरवरी 2023 को संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रगति मैदान नई दिल्ली में अमृत पैक्स 2023 राष्ट्रीय डाक टिकट प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। याद रखिएगा ये जो राष्ट्रीय डाक टिकट प्रदर्शनी है ये 12 से 15 फरवरी 2023 तक आजादी के अमृत महोत्सव समारोह के भाग के रूप में आयोजित किया गया है। और इस अमृत पैक्स का जो उद्देश्य है वो है राष्ट्रीय मंच के रूप में इस महान राष्ट्र के 5000 वर्ष पुराने समृद्ध इतिहास और संस्कृति को उजागर करना और प्रदर्शित करना। अगला टॉपिक देखिए भारत का पहला राष्ट्रीय मेट्रो रेल ज्ञान केंद्र। याद रखिएगा भारत की एक प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी जीए इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड को भारत के पहले राष्ट्रीय मेट्रो रेल नॉलेज सेंटर के डिजाइन और निर्माण का ठेका दिया गया है। याद रखिएगा यह केंद्र दिल्ली में विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन पर स्थित होगा और सार्वजनिक निजी भागीदारी अर्थात पीपीपी मॉडल के तहत इसे बनाया जाएगा। क्लियर है? अगला देखिए, अगला टॉपिक है उत्तर प्रदेश और सिंगापुर सरकार के मध्य समझौता। याद रखिएगा सिंगापुर और उसकी कंपनियों ने उत्तर प्रदेश में आर्थिक सहयोग और निवेश करने को लेकर पहली बार एमओयू पर हस्ताक्षर किया है। इस समझौते के तहत सिंगापुर और उत्तर प्रदेश सरकार अर्बन डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इंडस्ट्री, स्किल डेवलपमेंट जैसे म्यूचुअल इंटरेस्ट वाले क्षेत्रों में सहयोग करेंगे।
यहां पर यह भी याद रखिएगा कि सिंगापुर सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच में यह पहला एमओयू है। अगला देखिए, अगला टॉपिक है भारत का पहला ग्लोबल सपोर्ट सेंटर। याद रखिएगा, गुरुग्राम में अमेरिकी एयरोस्पेस प्रमुख बोइंग ने भारत में अपना पहला वैश्विक समर्थन केंद्र शुरू करने की घोषणा की है। याद रखिएगा, गुरुग्राम स्थित जीएससी बोइंग के एयरलाइन ग्राहकों, नागरिक उड्डयन नियामक निकायों और अन्य उद्योग हितधारकों के लिए अनुकूलित परिचालन दक्षता और सुरक्षा सुधार परियोजनाएं प्रदान करेगी। अगला टॉपिक है स्पेन में मासिक धर्म पर छुट्टी। याद रखिएगा, 16 फरवरी 2023 को स्पेन की जो वामपंथी सरकार है उसने संसद में गंभीर मासिक धर्म दर्द से पीड़ित महिलाओं को वैतनिक चिकित्सा अवकाश देने वाले कानून को मंजूरी दे दी है और इस तरह के कानून को आगे बढ़ाने वाला स्पेन पहला यूरोपीय देश बन गया है। यहां पर याद रखिएगा, मासिक धर्म की छुट्टी वर्तमान में जापान, इंडोनेशिया और जाम्बिया जैसे विश्व के कुछ ही देशों में दी जाती है। अगला टॉपिक है उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र। याद रखिएगा, केंद्र सरकार ने उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थापित करने का निर्णय लिया है। याद रखिएगा, यह संयंत्र गोरखपुर गांव में स्थापित किया जाएगा और आप सभी को पता है कि पहले इस प्रकार के संयंत्र तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र तक के राज्यों में ही सीमित थे, लेकिन पहली बार उत्तर भारत में इस प्रकार के परमाणु संयंत्र को स्थापित करने का निर्णय लिया गया है, जो कि हरियाणा के फतेहाबाद जिले के गोरखपुर गांव में स्थापित किया जाएगा। केंद्र सरकार ने 10 परमाणु संयंत्रों की स्थापना को मंजूरी दी है। यदि हम इसके लिए बजट की बात करें तो याद रखिएगा, गोरखपुर हरियाणा अणु विद्युत परियोजना में 700 मेगावाट क्षमता की 2 इकाइयां, जिसमें प्रत्येक में प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर स्वदेशी डिजाइन होगी। इसके लिए 20,594 करोड़ रुपए की धनराशि बजट में जारी किया गया है। अगला टॉपिक है टेक्नोटेक्स 2023। याद रखिएगा, 22 से 24 फरवरी 2023 के बीच कपड़ा मंत्रालय बॉम्बे एग्जीबिशन सेंटर गोरेगांव मुंबई में टेक्निकल टेक्सटाइल पर भारत का आगामी प्रीमियर शो, जिसका नाम क्या है, टेक्नोटेक्स 2023 एनविजनिंग इंडियन टेक्निकल टेक्सटाइल @2047 शुरू किया है। क्लियर। यहां पर एक बात और याद रखिएगा, कपड़ा मंत्रालय भारत सरकार ने तकनीकी वस्त्रों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के सहयोग से इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। क्लियर, तो इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए, अगला टॉपिक है ऑटोमेटेड ट्रेन सुपरविजन सिस्टम IATS। याद रखिएगा, 18 फरवरी 2023 को भारत में पहली बार दिल्ली मेट्रो की रेड लाइन पर संचालन के लिए स्वदेशी रूप से विकसित पहले ट्रेन नियंत्रण और पर्यवेक्षण प्रणाली IATS की शुरुआत की गई। याद रखिएगा, मेट्रो रेल ट्रांजिट सिस्टम के लिए भारत की आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन अर्थात DMRC ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड अर्थात BEL द्वारा संयुक्त रूप से पहली स्वदेशी संचालित ट्रेन पर्यवेक्षण प्रणाली IATS को विकसित किया है। क्लियर है। तो यहां पर दो बातें आपको ध्यान में रखना है कि ये जो ऑटोमेटेड ट्रेन सुपरविजन सिस्टम IATS है, इसका प्रारंभ कहां पे हुआ, तो इसका प्रारंभ दिल्ली मेट्रो के रेड लाइन पर इसका परिचालन प्रारंभ हुआ। दूसरी बात है, इसको किसने बनाया, तो याद रखिएगा DMRC ने BEL यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के सहयोग से इसको विकसित किया है। याद रखिएगा, भारत विश्व का वो छठा देश होगा जिसके पास अपने स्वयं के ATS उत्पाद हैं। इससे पहले फ्रांस, जर्मनी, जापान, कनाडा, चीन इस तकनीक का इस्तेमाल कर चुके हैं। क्लियर है। अगला टॉपिक है भारत का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट। अब यहां सबसे पहला यह प्रश्न उठता है कि जो भारत का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट है, इसे कहां पर स्टैब्लिश किया जा रहा है, तो याद रखिएगा, इस प्लांट को गुजरात में अहमदाबाद के निकट धोलेरा विशेष निवेश क्षेत्र में स्थापित किया जा रहा है। किसके द्वारा स्थापित किया जा रहा है, तो याद रखेंगे भारतीय समूह वेदांता और दिग्गज इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माता फॉक्सकॉन के द्वारा संयुक्त रूप से इस भारत के पहले सेमीकंडक्टर प्लांट और डिस्प्ले विनिर्माण इकाई को स्थापित किया जा रहा है। याद रखिएगा, भारत का ये सेमीकंडक्टर के लिए पहली मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी होगी और इसको स्थापित करने के लिए वेदांता और फॉक्सकॉन ने सितंबर 2022 में गुजरात सरकार के साथ 1,54,000 करोड़ रुपए के एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। अगला टॉपिक है शिव सृष्टि पार्क। याद रखिएगा, 19 फरवरी 2023 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पुणे के अंबे गांव में छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती पर शिवाजी महाराज के इतिहास को दर्शाने वाले शिव सृष्टि पार्क के पहले चरण का लोकार्पण किया। यानी आपको ध्यान में रखना कि ये जो शिव सृष्टि पार्क है, ये शिवाजी महाराज के इतिहास को दर्शाने के लिए स्टैब्लिश किया जा रहा है पुणे के अंबे गांव में। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि यह पार्क शिव साहिर बाबा साहेब पुरंदेर के अनुसंधान पर आधारित है। उन्होंने इस महान मराठा योद्धा के वास्तविक इतिहास से जुड़े तथ्यों और साक्ष्यों को जुटाने के लिए अपने जीवन का लगभग 50 वर्ष लगाए हैं। इसमें यह भी बात ध्यान रखिएगा कि इस पार्क के लिए जो टिकट है वो ऑनलाइन उपलब्ध होगा, जिसका शुल्क 300 रुपए है। अगला टॉपिक है मुकाब इंडोर सुपर सिटी मेगा प्रोजेक्ट
याद रखिएगा, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने मुकाब का अनावरण किया, जो रियाद के केंद्र में 400 मीटर ऊंचा, चौड़ा और लंबा इंडोर सुपर सिटी मेगा प्रोजेक्ट है। इसे दूसरी दुनिया का प्रवेश द्वार और रियाद का नया चेहरा भी कहा जा रहा है। अब इसके इस्टेब्लिशमेंट का उद्देश्य क्या है? तो याद रखिएगा, PIF समर्थित गीगा प्रोजेक्ट प्रौद्योगिकी, स्थिरता, गतिशीलता और सऊदी नेविगेशन का एक नया वैश्विक प्रतीक स्थापित करना है। अगला देखिए, अगला टॉपिक है दिव्यांग पार्क, अनुभूति समावेशी पार्क। याद रखिएगा, 21 फरवरी 2023 को केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने नागपुर, महाराष्ट्र में विश्व के सबसे बड़े और अनोखे दिव्यांग पार्क, जिसका नाम क्या है, अनुभूति समावेशी पार्क, इसकी आधारशिला रखी। याद रखिएगा, पार्क में 21 प्रकार के विकलांगों के लिए अनुकूलित सुविधाएं होंगी, जिसमें स्पर्श और गंध उद्यान, हाइड्रोथेरेपी इकाई, जल चिकित्सा, मानसिक रूप से विकलांग बच्चों के लिए स्वतंत्र कक्ष जैसी सुविधाएं होंगी। और याद रखिएगा, यह विश्व का पहला समावेशी विकलांग पार्क है, जो कि 90,000 वर्ग फुट क्षेत्र में बना है। इस पार्क के लिए भारत के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने 12 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। अगला टॉपिक है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध NSL। सबसे पहले NSL का फुल फॉर्म देखिए। NSL का फुल फॉर्म होता है NMDC स्टील लिमिटेड। याद रखिएगा, NMDC स्टील लिमिटेड अर्थात NSL को 21 फरवरी 2023 को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किया गया। ये जो NSL है, ये छत्तीसगढ़ के नगरनार में 3 MTPA एकीकृत इस्पात संयंत्र है। यहां पर याद रखिएगा कि इस्पात मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत इस कंपनी यानी NSL में भारत सरकार का 60.79% हिस्सेदारी है। यहां एक बात और याद रखिएगा कि यदि हम पूछा जाए कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई, तो आपका जवाब होगा 1875 में, और ये एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। अगला टॉपिक है विश्व का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिकल शो इलेक्रामा 2023। याद रखिएगा, 18 फरवरी 2023 को भारतीय इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में IEEMA कहा जाता है, इसके द्वारा विश्व का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिकल शो इलेक्ट्रामा 2023 इंडिया एक्सपो मार्ट ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया। याद रखिएगा, इस कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्य अतिथि केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार RK सिंह के द्वारा की गई। यदि हम विश्व के सबसे बड़े इलेक्ट्रिकल शो इलेक्ट्रामा 2023 की थीम की बात कर लें, तो इसकी थीम थी री इमेजिंग एनर्जी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। याद रखिएगा, ये जो 15वां संस्करण था इस शो का, इलेक्ट्रामा 2023 का, इसमें भागीदार देश के तौर पर जर्मनी ने पार्टिसिपेट किया। अगला देखिए, अगला टॉपिक है गेहूं की नई किस्म HD 3385। याद रखिएगा, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने गेहूं की नई किस्म HD 3385 विकसित की है। ये नई किस्म जो है मौसम के बदलाव और बढ़ती गर्मी की चुनौती का सामना कर सकती है। HD 3385 किस्म अगौती बुआई व जल्दी बुआई के लिए अनुकूलित है। यदि हम गेहूं की विकसित 3 किस्मों की बात करें, तो उसमें पहली किस्म है SD CSW 18, दूसरी है SD 3410 और तीसरी है SD 3385। याद रखेंगे इन तीनों किस्मों को। अगला देखिए, अगला टॉपिक है जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध सिएटल। याद रखिएगा, सिएटल जाति आधारित भेदभाव पर स्पष्ट प्रतिबंध पारित करने वाला पहला अमेरिकी शहर बना है। इस कानून को सिएटल सिटी काउंसिल के द्वारा 6-1 से अनुमोदित किया गया। अगला देखिए, अगला टॉपिक है पहली बार क्षेत्रीय भाषा में प्रकाशित हुए फैसले। याद रखिएगा, केरल हाईकोर्ट ने अपने हाल ही के 2 फैसलों को मलयालम में प्रकाशित किया है। केरल हाईकोर्ट अपने फैसले को क्षेत्रीय भाषा में प्रकाशित करने वाला देश का पहला हाईकोर्ट बन गया है। याद रखिएगा, जिस निर्णय को मलयालम भाषा में प्रकाशित किया गया वो किसकी पीठ में था, तो केरल हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस S मणिकुमार और जस्टिस साजी P चाली की पीठ के द्वारा जो आदेश दिया गया है, उसी को मलयालम भाषा में प्रकाशित किया गया है। क्लियर है? अगला देखिए, अगला टॉपिक है किलादी साइट संग्रहालय। याद रखिएगा, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण अर्थात ASI संगम युगीन स्थल तमिलनाडु के शिवगंगा जिले के कलादी साइट संग्रहालय का निर्माण कर रहा है। इस संग्रहालय में अब तक खोजी गई 18,000 से अधिक महत्वपूर्ण कलाकृतियां प्रदर्शित की जाएंगी। याद रखेंगे, ये जो कलादी स्थल है, ये दक्षिण तमिलनाडु का एक छोटी सी बस्ती है। क्लियर है? याद रखिएगा, ये मंदिरों के शहर मदुरै से 12 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में वैगई नदी के किनारे स्थित है। अगला टॉपिक है चर्चगेट रेलवे स्टेशन अब चिंतामनराव देशमुख स्टेशन होगा। याद रखिएगा, मुंबई के चर्चगेट रेलवे स्टेशन का नाम RBI के पहले गवर्नर CD देशमुख, जिनका पूरा नाम है चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख, इनके नाम पर रखा गया है। यानी अब जो मुंबई का चर्चगेट रेलवे स्टेशन है, उसका नाम क्या होगा, चिंतामनराव देशमुख रेलवे स्टेशन। अगला देखिए, अगला टॉपिक है न्यूट्रल साइटेशन। याद रखिएगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने घोषणा की है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले का हवाला देने का
एक समान पैटर्न सुनिश्चित करने के लिए निर्णयों के न्यूट्रल साइटेशन शुरू किए हैं। शीर्ष अदालत के सभी फैसलों का हवाला देने का एक समान पैटर्न सुनिश्चित करने के लिए शीर्ष अदालत में निर्णयों की पहचान करने और उद्धृत करने के लिए एक समान, विश्वसनीय और सुरक्षित पद्धति की शुरुआत और कार्यान्वयन के लिए यह कदम उठाया गया है, जिसको कहा गया न्यूट्रल साइटेशन। अगला देखिए, अगला टॉपिक है FATF ने रूस की सदस्यता रद्द की है। याद रखिएगा, वैश्विक वित्तीय अपराध पर नजर रखने वाली जो संस्था है उसको आप FATF के नाम से जानते हैं, जिसको फुल फॉर्म है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। याद रखिएगा, इसने रूस की सदस्यता को रद्द करते हुए कहा कि यूक्रेन में मॉस्को के युद्ध ने संगठन के सिद्धांतों का उल्लंघन किया है। यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि FATF ने विशेष जांच के तहत देश की अपनी ग्रे सूची में दक्षिण अफ्रीका को जोड़ा है और मोरक्को को ग्रे सूची से बाहर किया है। यदि हम FATF की स्थापना की बात करें तो याद रखिएगा 1989 में FATF की स्थापना की गई। ये एक अंतर सरकारी संगठन है जो कि मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण से निपटने के लिए स्थापित किया गया है। क्लियर है? अगला देखिए, अगला टॉपिक है वेंडीकूट रोबोट लॉन्च किया गया। अब सबसे पहला प्रश्न ये बनता है, ये जो वेंडीकूट रोबोट है इसे कहां लॉन्च किया गया है? तो याद रखिएगा, इसे केरल सरकार ने मंदिरों के शहर गुरुवयूर में लॉन्च किया है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि इस वेंडीकूट रोबोट को लॉन्च करने के पीछे उद्देश्य क्या है? तो याद रखिएगा, सीवेज को साफ रखने के लिए रोबोट स्कैवेंजर वेंडीकूट को लॉन्च किया गया है, जो अपने सभी चालू मैनहोलों को साफ करने के लिए रोबोटिक तकनीक का उपयोग करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। कौन? केरल। इतनी बात आप यहां पर वेंडीकूट रोबोट के संबंध में याद रखेंगे। अगला देखिए, अगला टॉपिक है बायो एशिया का 20वां संस्करण। याद रखिएगा, 24 से 26 फरवरी 2023 तक एशिया का सबसे बड़ा जीव विज्ञान और स्वास्थ्य देखभाल सम्मेलन बायो एशिया के 20वें संस्करण का तेलंगाना के हैदराबाद में आयोजन हुआ। तो यहां पर 20वां संस्करण है, आयोजन स्थल हैदराबाद है, ये याद रखेंगे बायो एशिया के सम्मेलन के संदर्भ में। अब यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि बायो एशिया 2023 कार्यक्रम की मेजबानी तेलंगाना सरकार और फेडरेशन ऑफ एशियन बायोटेक एसोसिएशन अर्थात FABA के द्वारा की गई है। यदि हम बायो एशिया 2023 कार्यक्रम की थीम की बात कर लें तो इसकी थीम है एडवांसिंग फॉर वन शेपिंग द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ ह्यूमनाइज्ड हेल्थ केयर। क्लियर है? तो इसकी थीम भी आप याद रखेंगे। याद रखिएगा, बायो एशिया इवेंट हैदराबाद भारत में आयोजित एक वार्षिक कार्यक्रम है। इस प्रकार फरवरी 2023 माह के जितने भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम थे उनको कंप्लीट करा दिया गया। अगली क्लास में फरवरी 2023 माह के अन्य सेक्शन के जो करंट हैं उनको लाया जाएगा। शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।